हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बीपीएससी 134 बुक का दूसरी इकाई का पार्ट जो है शक्ति का संतुलन। इससे पहले हम दूसरी इकाई में राष्ट्रीय शक्तियों के बारे में और राष्ट्रीय हितों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस इकाई में हम जानेंगे कि राष्ट्रीय शक्ति का संतुलन क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। तो आइए गाइस, बिना किसी देर के शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शक्ति का संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पावर किसी विचार या फिर व्यवहार की तरफ महत्व देता है। तो इसका एक्चुअल में अर्थ क्या होता है जान लेते हैं। राष्ट्रीय संबंधों में बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पावर को राष्ट्रों के बीच में शक्ति के वितरण के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी कि राष्ट्रों में शक्तियां समान रूप से वितरण की गई हैं, उसे ही शक्ति संतुलन कहा गया है। एक समान शक्ति सभी को दी गई है, तो कोई भी राज्य इस वजह से एक दूसरे पे हावी नहीं हो पाते और एक दूसरे राज्य से खतरा महसूस नहीं करते हैं। यही है शक्ति संतुलन का सिद्धांत। इसके अकॉर्डिंग एक शक्तिशाली राज्य हो जाता है अगर, तो जो कमज़ोर राज्य होते हैं वो उन पे हमला कर सकता है, जिससे संकटग्रस्त राज्यों को रक्षात्मक गठजोड़ बनाने के अवसर मिलते हैं। यानी कि कमज़ोर देश इकट्ठे हो जाते हैं किसी शक्तिशाली देश से लड़ने के लिए, जो उस देश से खतरा महसूस करते हैं वो लोग। तो ऐसे में शक्ति संतुलन एक बहुत ही अच्छा तरीका है राष्ट्रों के बीच में शक्ति का वितरण समान रूप से रखने के लिए। तो इसमें सिडनी फे ने बताया कि इससे संतुलन के रूप में कोई भी अन्य राष्ट्र किसी भी राष्ट्र पे अपनी इच्छा नहीं थोप सकते, दूसरे राज्यों पर बल का प्रयोग नहीं कर सकते। इनसे क्लाउड इसकी व्याख्या करते हैं, एक व्यवस्था है, यानी कि शक्ति संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कुछ राज्य बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के अपने शक्ति संबंधों को विनियमित करते हैं। इसी को ही हम यहाँ शक्ति संतुलन कह रहे हैं। शक्ति संतुलन सिद्धांत के पीछे तर्क यह है कि विश्व शासन प्रणाली नहीं है, यानी कि विश्व में ऐसी कोई शक्ति संतुलन सिद्धांत की प्रणाली नहीं है और प्रत्येक राज्य को दूसरों राज्यों को हमला करने से रोकने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों और रणनीतियों पर निर्भर रहना पड़ता है। जबकि कोई देश शक्तिशाली देश के खतरे का सामना करता है तो वह या तो अपने संसाधनों को जुटाता है या फिर अन्य देशों के साथ गठबंधन करता है शत्रु की शक्ति के संतुलन करने के लिए। यानी कि अगर कोई कमज़ोर राज्य है तो वो किसी शक्तिशाली राज्य का मुकाबला करने के लिए अपने आप को उसके बराबर लेके आएगा शक्ति में, यानी कि शक्ति संतुलन इक्वल होगा तभी उसका सामना कर पाएगा, नहीं तो हार जाएगा। उसके लिए वो गठबंधन का उपयोग करता है, गठजोड़ का उपयोग करता है। तो आइए शक्ति संतुलन की प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। इसकी बहुत सारी प्रकृति हो सकती है, जिनमें से कुछ हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अस्थायी और अस्थिर, यानी कि बैलेंस ऑफ पावर जो कुछ ही टाइम के लिए होता है वो अस्थायी या अस्थिर होता है। इसमें देश अपने राष्ट्र हित की सेवा के लिए लगातार अपने निष्ठाओं और गठजोड़ों को बदलते रहते हैं, यानी कि दूसरे देशों के साथ गठबंधनों को लगातार बदलते रहते हैं और ज़्यादा गठबंधन करते रहते हैं, या फिर जिनसे खतरा महसूस हो उनसे गठबंधन तोड़ भी लेते हैं। आवश्यक सक्रिय हस्तक्षेप, बैलेंस ऑफ पावर की ये भी एक प्रकृति है कि इससे राजनीतिक नेताओं की सक्रिय हस्तक्षेप के साथ बनाया रखा जाना चाहिए। युद्ध बीओपी के प्रभाव उत्पादकता का परीक्षण करता है, यानी कि बैलेंस ऑफ पावर में युद्ध भी आ जाता है तो ये युद्ध को रोकता है, ये कह सकते हैं हम युद्ध के प्रकोप को कम कर देता है। जब भी युद्ध होता है तो बीपीओ टूट जाता है, यानी कि बैलेंस ऑफ पावर कम हो जाता है, हम ये कह सकते हैं। शांति का उपकरण नहीं है, यानी कि पीओपी अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण होता है।
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जब चेंज होती है तो बैलेंस ऑफ पावर काम आता है। यह शांति की कोई गारंटी नहीं देता, यानी कि जहाँ पावर का यूज़ होगा, जहाँ शक्ति का यूज़ होगा, वहाँ शांति रहेगी या नहीं रहेगी तो हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। बड़ी शक्तियाँ प्रमुख खिलाड़ी हैं, यानी कि जिनके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं वो इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। इसके बड़े खिलाड़ी हम कह सकते हैं, जो कि छोटे देशों को या छोटी शक्तियों को आसानी से शिकार बना सकती हैं। बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखने के लिए मजबूत शक्तियाँ मुख्य खिलाड़ी हैं, जबकि छोटी शक्तियाँ या तो सहभागीदार हैं या दर्शक हैं या खेल के शिकार हैं। यानी कि हम कह सकते हैं बड़ी शक्तियों को किसी से गठजोड़ करने की ज़रूरत नहीं होती, किसी की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि छोटी शक्तियों को या फिर छोटे देशों को ज़रूरत पड़ती है। या तो वो देखते रहते हैं, अगर उनके साथ ऐसा नहीं, कोई भी लड़ाई नहीं हो रही तो या तो देखते रहेंगे या फिर बड़ी शक्तियों के साथ मिल जाएंगे, या फिर उन्हीं के ऊपर अगर हमला हो रहा है तो वो उसका शिकार बन जाएंगे। बहु राज्यों की आवश्यकता। बीपीओ के बने रहने के लिए बीओपी के बने रहने के लिए बहुत राज्यों की शक्ति संबंधन बनाए रखने की आवश्यकता है। यानी कि बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखने के लिए बहुत सारे देशों से, बहुत सारे राज्यों से अच्छे संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है, शक्ति संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता। इसे किसी भी राज्य द्वारा अपनाया जा सकता है और राष्ट्रीय हित में इसे तय करने का आधार बनाया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय हित के लिए ही शक्ति संतुलन बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पे राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी गई है। इसका इतिहास ये कितना पुराना है, कहाँ से शुरू हुई बैलेंस ऑफ पावर की कहानी, तो आइए जान लेते हैं। बीओपी की अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितना इतिहास पुराना है, यानी कि इसका प्रयोग यूनानियों द्वारा किया गया था सबसे पहले, जिसमें थायूसीडाइस एक प्राचीन एथोनियन राजनीतिक सिद्धांतकार ने कहा है, बीओपी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुरक्षा की ओर अग्रसर होता है। यानी कि बैलेंस ऑफ पावर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुरक्षा के लिए यूज़ किया जाता है, सुरक्षा का एक पहलू कह सकते हैं हम इसे। 15वीं शताब्दी के दौरान पूर्ण जागरण के दौरान इस अवधारणा को इतालवी शहरी राज्यों के बीच पुनः पुनर्जीवित किया गया था। यानी कि यूनानियों के बाद इसको इतालवी शहरी राज्यों के बीच देखा गया था। 1648 में वेस्टफेलिया की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद बीओपी द्वारा अंतर्राष्ट्रीयता के विचार को बदल दिया गया था, जिसमें संप्रभु राज्यों का सीमांकन किया गया था। यानी कि जिन राज्यों पे संप्रभुत्व है उनको इसके अंदर ऐड किया गया था। सन 1815 से 1914 तक एक सदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा द्वारा बनाए रखी गई थी ये परंपरा, यानी कि एक सदी तक यही चला बीओपी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीयता में। इसके बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रकोप देखने को लिए मिला, जहाँ पे राष्ट्रों के बीच संतुलन बिगड़ जाता है। यानी कि जो बीओपी है, बैलेंस ऑफ पावर है, वो एक साइड में कम हो जाती है, एक साइड में ज़्यादा हो जाती है। और प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1919 से 1939 के बीच फिर से एक अवधारणा पुनर्जीवित होती है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध होने पर यह फिर से असफल हो जाती है, विफल हो जाती है। यानी कि जब जब बैलेंस ऑफ पावर खराब हुआ है तब तब वो विश्व युद्ध की कंडीशन में चेंज हो गया है। तो जहाँ इसीलिए बैलेंस ऑफ पावर को रखना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। शांति युद्ध के दौरान यूएसएसआर और यूएसए ने नेतृत्व करने वाले पूंजीवादी राज्यों को नेतृत्व वाले कम्युनिस्ट राज्यों के बीच अनिश्चित संतुलन कायम रहा। यानी कि जिसकी वजह से द्वितीय युद्ध हुआ था, वो कंडीशन आ गई थी यहाँ पे, तो इसमें संतुलन अनिश्चित हो गया था, यानी कि संतुलन नहीं था पावर के बीच।
एक की पावर कम थी, एक की ज़्यादा थी, या फिर यह कह सकते हैं दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। सोवियत संघ और समाजवादी मंच के विघटन के बाद यूएसए ने विश्व नेता की भूमिका को अपनाया और एक ध्रुवीयता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार बन गई। चीन, भारत और अन्य जैसे बढ़ती शक्तियों के उद्भव और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के परमाणु बहुद्रव्यता के कारण बीओपी की प्रासंगिकता पुनर्जीवित हो गई। यानी कि चीन, भारत जैसी शक्तियां जो आज के युग में बढ़ रही हैं, उनकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर आज के युग में भी पुनर्जीवित होता हुआ देखा जा सकता है। तो आइए जान लेते हैं बैलेंस ऑफ पावर के कुछ तरीके, शक्ति संतुलन के तरीके। मुआवजा, यह एक रूप से क्षेत्र के रूप में दिया जाने वाला मुआवजा है। यदि राज्य संतुलन के लिए खतरा माना जाता है तो वह राज्य विभाजित या मिला लिया जाता है। यानी कि अगर कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के लिए खतरा माना जाता है तो या तो उस राज्य को अलग कर दिया जाता है या फिर उस राज्य को किसी अन्य राज्य के अंदर मिला लिया जाता है। औपनिवेशिक शक्तियों ने अपने औपनिवेशिक अधिकार क्षेत्र के लिए उनके बीच संतुलन के लिए खतरा होने पर क्षेत्रों को आपस में बांटने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया था। प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने विशेष रूप से पूर्वी यूरोप और बाल्कन में छोटे राज्यों की नई सीमाओं में विभाजित कर दिया गया था। यानी कि इसी के आधार पर नए क्षेत्र बनाए जाते हैं और नए कुछ क्षेत्रों को किसी अन्य क्षेत्र में मिला लिया जाता है। एक अन्य तरीका है गठबंधन और विरोधी गठबंधन। राज्यों का एक समूह खतरे का मुकाबला करने और अपनी स्थिति को सुरक्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए गठबंधन में प्रवेश करता है। यानी गठबंधन तब होता है जब किसी समूह से खतरा महसूस होता है राष्ट्रों को और उसकी शक्ति ज़्यादा है, ऐसा राष्ट्रों को प्रतीत हो रहा है, तो कई राष्ट्र मिलकर गठबंधन कर लेते हैं। तो उसी को यह गठबंधन बोला गया है। शक्ति संतुलन करने के लिए गठबंधन किया जाता है। आमतौर पर एक गठबंधन के गठन से विरोधी गठबंधन भी होता है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने नाटो सेंटो का गठन किया, सोवियत संघ की वार्सा पैक्ट बनाया। तो ये सब संगठन गठबंधन से बने हुए हैं। इसके अलावा एक तरीका है हस्तक्षेप और गैर हस्तक्षेप का। यह एक तानाशाही पद्धति है जिससे किसी देश में वंचित स्थिति को बदलने या फिर बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जैसे कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप था, यूएसए का क्यूबा, उत्तर कोरिया, वियतनाम, इराक में हस्तक्षेप इसके कुछ उदाहरण हैं। यानी कि किसी देश में जहाँ पे किसी दूसरे देश को कोई काम भी नहीं है, वहाँ पे उस देश की स्थिति को बदलने के लिए या फिर बनाए रखने के लिए अगर कोई दूसरा देश हस्तक्षेप करता है तो उसे ही यहाँ पे हस्तक्षेप और गैर हस्तक्षेप की तरीका माना गया है, जो कि बैलेंस ऑफ पावर में ही आ जाता है। ये एक तानाशाही पद्धति है जो कि सिर्फ बड़ी शक्तियां ही मोस्टली यूज में लेके आती हैं। फूट डालो और राज करो नीति, यह प्रतिद्वंदी को नियंत्रित करने और कमजोर करने के लिए विभाजीकरण का उपाय है। उदाहरण के लिए चीन आसियान की एकता तोड़ने का प्रयास करता है ताकि ये देश उसके खिलाफ एकजुट ना हो सके। यानी कि कोई बड़ी शक्ति छोटे क्षेत्र को, छोटे राज्य को, एकता को तोड़ देती है, फूट डाल देती है उसमें, ताकि वो उस देश के खिलाफ एकजुट होके ना लड़ सके। मध्यवर्ती क्षेत्र, यह दो महाशक्तियों को भौतिक रूप से अलग रखने के लिए एक रणनीतिक कदम है। यानी कि जब प्रत्येक महाशक्ति तब मध्यवर्ती क्षेत्र पर प्रभाव डालने और नियंत्रण में लाने की कोशिश करती है
तो लेकिन संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसा प्रयास नहीं करते, यानी कि उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए वो ये काम करते हैं, ना कि संतुलन बनाए रखने के लिए। युद्ध और निरस्त्रीकरण। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में खुद को सुरक्षित करने के लिए देश अपने बचाव में हथियारों को जमा करते हैं, इसीलिए हथियारों की दौड़ में भाग लेते हैं। यह विश्व शांति और सुरक्षा के लिए हानिकारक है, ये सबको ही पता है। युद्ध का कारण बन सकते हैं ये। वर्तमान में निरस्त्रीकरण ने संकरण प्राप्त कर लिया है, यानी कि निरस्त्रीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां देशों को रक्षा और अपराध तंत्र के रूप में हथियारों के उपयोग को कम करने और धीरे धीरे समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि CTBT परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहता है। इसके अलावा संतुलक एक ऐसा तरीका है जिसे अभी तक उपयोग नहीं किया गया। विश्व व्यवस्था में एकरूपता, बहुध्रुवीयता को देखते हुए, किंतु इससे पहले ब्रिटेन ने यूरोप में एक संतुलक की भूमिका निभाई थी। संतुलक तटस्थ भूमिका निभाता है और किसी भी प्रतियोगी पार्टी से संबद्धता नहीं रखता। यह दोनों के बीच में वार्ता और मध्यस्थता का कार्य करता है ताकि संतुलन बनाया जा सके, यानी कि ये थर्ड पार्टी का काम करता है। ये अगर दो विरोधी पार्टीज हैं तो ये ना पहली की तरफ है ना दूसरी की तरफ है, ये दोनों के बीच में बातचीत का माध्यम बनता है, दोनों के बीच में इक्वेलिटी का माध्यम बनता है। तो ये एक तरीका हो सकता है शक्ति को संतुलित करने के लिए। इसके अलावा BOP की उपयोगिता यानी कि बैलेंस ऑफ पावर की उपयोगिता के पक्ष में तर्क अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक उपकरण के रूप में भी है। तो वो किस तरीके से है, आइए कुछ विश्लेषणात्मक मूल्य भी जान लेते हैं। पहला आ जाता है BOP अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्थिरता का स्रोत है, यानी कि स्थिरता लाने के लिए बैलेंस ऑफ पावर का यूज किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, यानी कि बहुत सारे देशों के बीच में स्थिरता लाने के लिए शक्ति संतुलन का यूज कर सकते हैं। इससे कई बार युद्ध भी रोका जा सकता है। युद्ध तभी होता है जब कोई राज्य अधिक शक्ति हासिल कर लेता है। यह समाधान और पुनः समाधान में सहायक होता है ताकि युद्ध के प्रकोप को रोका जा सके। तीसरा पॉइंट आ जाता है, कई राज्य यथास्थिति बनाए रखने के लिए हिस्सा लेते हैं और यह अक्सर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में द्विध्रुवीयता या फिर बहुध्रुवीयता की ओर जाता है। छोटे राज्य सार्वजनिक वस्तुओं जैसे कि कानून और व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा का लाभ उठाते हैं जो संतुलन में प्रवेश किया जाता है। यह युद्ध को हतोत्साहित करते हैं और आमतौर पर विरोधी गठबंधन एक प्रमुख गठबंधन के खतरे का मुकाबला करने के लिए मौजूद है। एक मजबूत विपक्ष किसी भी पार्टी की अधिक शक्ति को सीमित कर सकता है। यह शक्ति और विश्व व्यवस्था का भी एक स्रोत है। 1815 से 1914 तक इसने युद्ध को सफलतापूर्वक रोका, यानी कि इस पूरी एक सदी में किसी तरह का कोई युद्ध नहीं देखने को मिला अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में। BPO के पक्ष में जो तर्क नहीं है, यानी कि जो पावर ऑफ बैलेंस को गलत ठहराते हैं, तो कुछ ऐसे पक्ष भी हैं। ये पक्ष थे जो पावर ऑफ बैलेंस के कुछ पॉजिटिव व्यू थे। तो आइए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। 1990 के दशक में BPO ने अपनी प्रासंगिकता खो दी थी क्योंकि दुनिया एक ध्रुवीय बन गई थी। सैनिक दृष्टि से दुनिया एक ध्रुवीय बन गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका का आधिपत्य था। देश का कोई भी समूह अभी अमेरिका को संतुलित नहीं कर सकता था, यानी कि पूरी दुनिया के देश मिलकर भी अमेरिका के इक्वल नहीं हो पा रहे थे, यानी कि बैलेंस ऑफ पावर असफल हो रहा था। अमेरिका की पावर पूरी दुनिया के देशों से ज़्यादा हो रही थी। तो उस दौरान
एक ध्रुवी दृष्टिकोण कह सकते हैं हम दुनिया का इसको, जो कि अमेरिका के पास था, यानी कि अमेरिका एक शक्तिशाली देश बन चुका था। बीओपी अंतर्राष्ट्रीय समाज में व्यवस्था बनाए रखने का पर्याप्त और प्रभावी तरीका नहीं है। यह भय की भावना पैदा करता है, यानी कि हम इसको इनफ नहीं मान सकते, इसको ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही काम करेगा। ये देशों में डर की भावना पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से सभी अपने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में लग जाते हैं। बीओपी एक अनिश्चित और कमजोर व्यवस्था है, जो कभी इक्वल होती है और कभी इक्वल नहीं होती। ऐसी कंडीशन है बैलेंस ऑफ पावर। चूंकि यह डर पर आधारित है, इसलिए असुरक्षा बहुत बड़ी है, यानी कि कभी भी दूसरे देश की शक्ति बढ़ सकती है, कभी भी कम हो सकती है, तो देशों में डर रहता है, देशों में असुरक्षा बनी रहती है। राज्य आमतौर पर गठबंधन तोड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं है, यानी कि अगर हमने किसी से गठबंधन कर लिया तो हम उसे अपनी मर्जी से नहीं तोड़ सकते। यह वास्तविक शांति नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति नैतिकता और मानव अधिकारों के संरक्षण पर आधारित है। बीओपी में शांति संघर्ष में सततता भय पर आधारित है। बार बार एक ही पॉइंट आ रहा है, भय पर आधारित है, यानी कि इसमें डर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से ये कमजोर, अनिश्चित और पूर्ण तरह से शांति नहीं कह सकते हम इसे। मानव अधिकारों पर आधारित है और इसके अलावा एक प्रभावी तरीका हम नहीं कह सकते अंतर्राष्ट्रीय समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए। राज्य स्थिर नहीं है, उनकी शक्तियां कम या ज़्यादा होती रहती हैं और बीओपी की अनिश्चितता को खतरे में डालती रहती हैं। तो ये सभी एक ही पॉइंट पर आधारित हैं, तो इन्हीं पॉइंट्स को याद कर लेना है। एग्जाम में आता है ये पॉइंट अक्सर। क्या शक्ति संतुलन अभी भी प्रासंगिक है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बड़ा परिवर्तन आया है। इससे पहले यूरोपीय राज्यों में कई ठिकानों पर शासन किया। अब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी विभिन्न शक्तियों के उद्भव ने प्रमुख शक्तियों के वारसों को समाप्त कर दिया है, जिससे बीओपी निरर्थक हो गया है। दूसरे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की समाप्ति ने यूरोपीय शक्तियों के पतन में भी योगदान दिया है, जो बीओपी में प्रमुख खिलाड़ी थे, यानी कि जिनके पास ज़्यादा पावर थी उनकी शक्तियाँ अब कम हो रही हैं। और तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से संतुलन गायब हो गए हैं, यानी कि जिनकी वजह से दूसरे देशों को डरना पड़ता था। ऐसे लोग जो बीच का काम करते थे दो देशों के बीच, ऐसे लोग गायब हो गए हैं, ऐसे देश गायब हो गए हैं। ब्रिटेन ने यह काम पहले किया था। और चौथा पॉइंट हम कह सकते हैं परमाणु हथियारों के प्रसार के एक भयानक स्थिति पैदा करती है, यानी कि परमाणु हथियारों की बढ़ती संख्या के कारण एक भयानक स्थिति पैदा हो रही है। इसके प्रयोग से एक भयावह युद्ध हो सकता है, जो मानव जाति में अपरिवर्तनीय बदलाव का कारण बन सकता है। आप एक परमाणु शक्ति को कैसे संतुलित कर सकते हैं, आइए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। राष्ट्र अब पूर्ण युद्ध नहीं चाहते। अफसोस की बात है कि शक्ति का संतुलन युद्ध के विकल्प को खोल सकता है। पांचवा पॉइंट इसमें रहेगा हमारे पास संयुक्त राष्ट्रों के उद्भव और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय तत्वों के तनाव को फैलाने और सद्भाव और शांति में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उस काल का यह जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन मौजूद नहीं थे, लेकिन बीओपी पूरी तरह से अप्रचलित नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से यह क्षेत्रीय स्तर में तब्दील हो गया है। मार्टिन राइट और फ्रेडरिच जैसे बीओपी के आलोचक स्वीकार करते हैं कि यह अभी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बुनियादी तत्व बना हुआ है, यानी कि जो लोग
इसकी आलोचना करते हैं पावर ऑफ बैलेंस की। ऐसे लोगों का भी मानना है कि ये अभी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौजूद हैं, एक बेसिक चीज़ बने हुए हैं। तो गाइज ये था हमारा शक्ति संतुलन के बारे में। इसके अलावा हम जान लेते हैं सामूहिक सुरक्षा के बारे में। इस इकाई में हमने अभी तक पढ़ा कि राष्ट्रीय शक्तियाँ होती क्या हैं, राष्ट्रीय हित क्या होते हैं, और एट लास्ट हमने पढ़ लिया शक्ति संतुलन क्या होता है। तो आइए गाइस सामूहिक सुरक्षा के बारे में जान लेते हैं। सामूहिक सुरक्षा क्या होती है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले यह राजनीतिक, क्षेत्रीय, वैश्विक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था है, यानी कि एक समूह की सुरक्षा कह सकते हैं हम। किसी भी तरह की सुरक्षा जो एक राज्य स्वीकार करता है उसे हम सामूहिक सुरक्षा कह सकते हैं। एक समूह के राज्य समूह के रूप में किसी भी खतरे या शांति भंग होने की स्थिति में सभी को सुरक्षा प्रदान करते हैं, सहयोग करते हैं, उसी को यहाँ पे सामूहिक सुरक्षा बोला गया है। सामूहिक सुरक्षा आक्रामकता के खिलाफ एक निवारक के रूप में काम करती है। क्योंकि सभी राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति का उपयोग किसी भी राज्य के खिलाफ आक्रामकता या फिर युद्ध को पीछे हटाने के लिए किया जाता है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक के खिलाफ आक्रामक सभी के खिलाफ आक्रामकता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और समुदाय के लिए आक्रामकता को राज्यों के एक समूह द्वारा सामूहिक कार्यवाही से सामना करना पड़ता है, यानी कि समूहिक सुरक्षा कह सकते हैं हम इसे। एक सामूहिक सुरक्षा में क्या होता है, एक पूरा समूह या फिर कह सकते हैं पूरा राज्य अपने खिलाफ हो रहे आक्रामक या फिर आक्रमणों को कम करने के लिए, पीछे हटाने के लिए एक साथ आ जाता है, उसे ही यहाँ सामूहिक सुरक्षा बोला गया है। स्लीचर बताते हैं कि सामूहिक सुरक्षा राज्यों के बीच में एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सब एक देश की मदद का वादा करते हैं, जिससे व्यवस्था का कोई सदस्य कुछ निषेध कार्य, युद्ध या आक्रमण में शामिल होते हैं, यानी कि दूसरे देशों के साथ मिलकर एक ऐसा समूह बनाते हैं जो युद्ध की स्थिति में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ऐसे समूहों को हम सामूहिक सुरक्षा बोल सकते हैं। ये राज्यों के समूह होते हैं, ना कि देश के लोगों के। तो सामूहिक सुरक्षा के दो प्रमुख तत्व होते हैं, सुरक्षा और सामूहिकता। यानी कि टारगेट होता है सुरक्षा, जिसमें देशों की सुरक्षा करनी होती है। सामूहिकता होती है कि कई देश एक साथ आ जाते हैं अपने अपने राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए। तो इसमें एक राष्ट्र की सुरक्षा सभी देश जो उस समूह के अंदर हैं तो उनकी सुरक्षा की अटूट रूप से जुड़ी होती है। यानी कि एक समूह में जितने भी राष्ट्र हैं वो किसी पर्टिकुलर देश के लिए नहीं है, वो सभी के लिए काम करेंगे, सभी की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है। एक राष्ट्र की सुरक्षा का उल्लंघन सभी राष्ट्रों की सुरक्षा को भंग कर सकता है। सामूहिकता का अर्थ है किसी राज्य के समूह को सामूहिक रूप से आक्रमणकारियों से निपटाना है। यह सभी के लिए, एक और एक के लिए सभी की भावना पर प्रकाश डालता है। यानी कि जैसे कि चार फ्रेंड हैं, तो अगर एक किसी प्रॉब्लम में है तो चारों मिलके उसकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट टाइम अगर दूसरा किसी प्रॉब्लम में है तो बाकी मिलके उसकी हेल्प करेंगे। तो ऐसे सिद्धांत पे ये आधारित है। ओर्गासेकी वैश्विक राजनीति के अपने काम में सामूहिक सुरक्षा की 5 बुनियादी मान्यताएं मानते हैं। पहला आ जाता है एक सशस्त्र संघर्ष में सदस्य राष्ट्र राज्य सहमत हो पाएंगे कि कौन आक्रमणकारी है। दूसरा, सभी सदस्य राष्ट्र राज्य समान रूप से आक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबंधित हैं, यानी कि रोकना ही पड़ेगा सभी सदस्यों को मिलके। सभी सदस्य राज्यों को हमले में शामिल होने और कार्रवाई करने में समान स्वतंत्रता है, यानी कि इक्वल काम करेंगे दूसरे राज्यों के खिलाफ जो हमला कर रहे हैं। हमले का मुकाबला करने के लिए सदस्य राज्यों की सामूहिक शक्ति पर्याप्त होगी, यानी कि जितने समूह में सदस्य हैं उनकी सामूहिक शक्ति मिलकर काम करेगी मुकाबला करने के लिए।
सामूहिक सुरक्षा के संदर्भ में आक्रमणकारी देश अपनी कार्रवाई को संबोधित करेगा या उसे हार का सामना करना पड़ेगा। यानी कि सभी समूह सदस्य इकट्ठे होके या तो उस देश को बचा लेंगे या फिर उससे हार जाएंगे, यानी कि सभी हारेंगे या फिर सभी जीतेंगे। मोरगेथाउ सामूहिक सुरक्षा की सफलता के लिए 3 पूर्वापेक्षाएं देते हैं। पहला, सैन्य ताकत हमलावर की तुलना में ज्यादा होनी चाहिए ताकि उसे हराया जा सके। दूसरा पॉइंट, सदस्य राज्यों को विश्व व्यवस्था की सुरक्षा की समान मान्यताओं को साझा करना चाहिए। तीसरा पॉइंट आ जाता है, सदस्य राज्यों के बीच परस्पर विरोधी हितों को आम अच्छाई के अधीनस्थ किया जाना चाहिए, जो सभी सदस्यों की आम रक्षा है, आम सुरक्षा है। तो आइए जान लेते हैं सामूहिक सुरक्षा की कुछ विशेषताएं। इसमें सबसे पहले आ जाती है शक्ति प्रबंधन का एक साधन। इसमें राष्ट्रीय शक्तियों को बनाए रखने के लिए युद्ध या हमले के समय संकट का प्रबंधन करने के लिए सामूहिक सुरक्षा का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है, एक आक्रामकता की सार्वभौमिकता को स्वीकार करता है। यह स्वीकार करता है कि आक्रामकता होगी तो इसका मुकाबला करने के लिए राज्यों का एक समूह बनाया जाएगा। राष्ट्रों की आक्रामकता को समाप्त करने के लिए प्रतिबंध है, यानी कि राष्ट्र आक्रामकता को रोकने के लिए अपने संसाधनों को एकत्रित करेंगे जो इस समूह में बंधे हुए हैं वो राष्ट्र। इसके अलावा यह युद्ध को रोकता है। यह आक्रामक राष्ट्र द्वारा युद्ध से बचाता है क्योंकि वह जानता है कि उसके कार्यों को सामूहिक रक्षा के साथ पूरा किया जाएगा। युद्ध शत्रु और राज्य नहीं है। सामूहिक सुरक्षा युद्ध को खत्म करने की दिशा में काम करती है, ना कि उसे आक्रामक स्थिति में ले जाने के लिए। उनका टारगेट होता है युद्ध को खत्म करना। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा अवधारणा क्या है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पूरी दुनिया के देशों के लिए कार्य करता है, तो उसमें क्या क्या अवधारणाएं दी गई हैं सामूहिक सुरक्षा के लिए, आइए जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कहा गया है, सामूहिक सुरक्षा प्रणाली का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संरक्षण के लिए किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र चार्ट का अध्याय 7 में सामूहिक सुरक्षा प्रणाली और इसके शीर्षक के बारे में बताया गया है। इसमें लिखा गया है कि शांति के लिए खतरा और हमले के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। अध्याय 7 में अनुच्छेद 13 में और अनुच्छेद 39-51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए एक सामूहिक प्रणाली प्रदान की गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को आक्रामकता के कृत्यों के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा कार्रवाई शुरू करने का काम सौंपा गया है। निम्नलिखित मतलब इसके अंदर लिखा गया है, कुछ अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 13 इसे इस प्रकार से प्रदान किए गए हैं। कुछ अनुच्छेद हैं जो अब हम पढ़ेंगे, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के सामूहिक सुरक्षा के कार्रवाइयाँ दी गई हैं। अनुच्छेद 39 आ जाता है, सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है कि यह निर्धारित करना कि क्या कार्रवाई आक्रमण का कार्य है या नहीं और अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुरक्षित करने के कदमों पर निर्णय लेता है। अनुच्छेद 40 कहता है कि युद्ध या फिर आक्रमण की रोकथाम की दिशा में पहला कदम संघर्ष विराम जैसे आंतरिक उपाय हो सकते हैं। अनुच्छेद 41 कहता है कि सामूहिक सैन्य कार्रवाई के अलावा प्रवर्तनीय कार्यों को संदर्भित करता है। यह हमलावर के खिलाफ प्रतिबंधों की सिफारिश करता है, यानी कि प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे हमलावरों पर। अनुच्छेद 42 सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संरक्षण के लिए सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। अनुच्छेद 43 सुरक्षा परिषद में सदस्यों की सामूहिक सुरक्षा बल जुटाने के लिए संसाधनों, प्रयासों और बलों के योगदान की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 42 के तहत कार्रवाई करनी पड़ सकती है।
और अनुच्छेद 44 से 47 तक सामूहिक सुरक्षा कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को बनाए रखने, बढ़ाने और प्रयोग करने की प्रक्रिया आ जाती है। इसके अंदर अनुच्छेद 48 में सुरक्षा परिषद के निर्णय पर कार्रवाई सभी सदस्यों या फिर उसमें से कुछ सदस्यों द्वारा की जानी चाहिए, जैसे कि सुरक्षा परिषद निर्धारित कर सकती है। तो इसके अलावा 49 में आ जाता है, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य को सुरक्षा परिषद द्वारा निर्णय लेने में परस्पर सहायता प्रदान करनी चाहिए। 50 में आ जाता है, गैर सदस्य राज्यों ने अपनी नीतियों और कार्यों को उन फैसलों और कार्रवाई के लिए समायोजित किया है जो सुरक्षा परिषद द्वारा अनुच्छेद 41 से 42 में दिए गए हैं। 51 में आ जाता है, अनुच्छेद 51 में राज्यों के खिलाफ एक सशस्त्र हमले के मामले में संयुक्त राष्ट्र राज्य के अधिकार को व्यक्तिगत रूप से या फिर सामूहिक रूप से आत्मरक्षा के उपाय के लिए यूज किया जा सकता है। इससे सुरक्षा परिषद की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा के लिए उपाय नहीं है, बल्कि एक कोरियाई संकट को हल करने के लिए 1950 में पहली बार यूज हुआ। उसके बाद 1956 में स्वेज नहर संकट पे यूज किया गया। उसके बाद कोंगो, हंगरी, लेबनान, ईरान इराक युद्ध और वर्ष 2001 में अफगानिस्तान में अल-कायदा के खिलाफ युद्ध के संकट के दौरान इन सबको यूज किया गया था। तो संयुक्त सामूहिक सुरक्षा को यूज किया गया था। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की सहमति के बिना संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2003 में इराक के खिलाफ हमला किया था, तब सामूहिक सुरक्षा गंभीर संदेह में आ गई थी। इसके अलावा इसके कुछ विवेचनात्मक मूल्यांकन है जो बहुत ज़रूरी पॉइंट बन जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं। सामूहिक सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन यह अपने स्वभाव में आदर्शवादी है। यह मानता है कि एक दूसरे की रक्षा के लिए राष्ट्रों को पूरी समझ मौजूद है। इसके अलावा कई बार हमलावरों की पहचान करना संभव नहीं होता। हमलावर आत्मरक्षा में कार्य कर सकता है। सामूहिक सुरक्षा शांति को सुरक्षित करने के लिए साधन के रूप में युद्ध को स्वीकार करते हैं और इसके अलावा सामूहिक सुरक्षा शांति को सुरक्षित करने के लिए साधनों में युद्ध की स्वीकृति देते हैं। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि युद्ध तटस्थ नहीं हो सकता। यह विचारधारा इसके निहित स्वार्थ से प्रभावित हो सकती है। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि संयुक्त राष्ट्र चार्ट स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र बल प्रदान नहीं करता। संयुक्त राष्ट्र के पास सुरक्षा परिषद के सामूहिक सुरक्षा निर्णय को लागू करने के लिए एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय बल का अभाव है। प्रक्रिया धीमी है और आक्रामकता की तारीख और उस तिथि के बीच बड़ा समय अंतराल हो सकता है जब शांति सेना समयग्रस्त स्थल तक पहुंचे। अंत में सामूहिक सुरक्षा एक खतरनाक अवधारणा है क्योंकि स्थानीय युद्ध वैश्विक युद्ध में बढ़ सकता है। उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद सामूहिक सुरक्षा विश्व शांति और युद्ध को रोकने के लिए संकट प्रदान का एक उपकरण बन चुकी है। इसी के साथ ये इकाई समाप्त होती है, ये इकाई खत्म होती है। हम सारांश करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमने इस पूरी इकाई में क्या क्या किया। तो आइए गाइस जान लेते हैं थोड़ा सारांश के बारे में। गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा इन तत्वों से संचालित होती है, इन तत्वों से चलती है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इन सभी तत्वों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। राज्य, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी, सैन्य, औद्योगिक क्षमता, नेतृत्व, विचारधारा, कूटनीति आदि कुशल उपयोग करके राष्ट्र शक्ति को बढ़ा सकते हैं। यानी कि ये सब तत्व राष्ट्र शक्ति के अंतर्गत आ सकते हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय शक्ति बढ़ती है किसी राष्ट्र की। फिर राज्यों ने अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने के लिए
बढ़ी हुई राष्ट्रीय शक्ति का उपयोग किया, यानी कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय शक्ति का उपयोग करता है। कोई भी राष्ट्र राष्ट्रीय शक्ति अन्य राष्ट्र राज्यों द्वारा आक्रमण के खिलाफ भौतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचानों की सुरक्षा है। चूंकि प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने की दिशा में काम करता है और राज्य हित को कायम रखना चाहता है, इसलिए इसकी बात की अधिक संभावना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं। शक्ति और सामूहिक सुरक्षा में संतुलन दो तंत्र हैं जिसके माध्यम से शांति और सद्भाव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित किया जा सकता है। तो गाइस, इसी के साथ ये पूरी इकाई समाप्त होती है। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो मिल सकें। इन फ्यूचर आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब द चैनल। Thank you for watching. Like, subscribe and share.